हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम के लिए यूनिट नंबर 3। ठीक है, आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि यूनिट नंबर 3 जो हमारी है इसके अंदर हमें पढ़ना है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा एमपी विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है। ठीक है, तो अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर हम कवर कर रहे हैं एमपी विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रीवियस क्लास जो हमारी थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का। ठीक है, चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए। लाइव स्टार्ट कर रहे हैं आज की हमारी क्लास। और आप लोग अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेविगेट प्राइम ऐप पर आपको मिल जाएगा सफलता बैच और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है इस कोर्स के ऊपर, तो आप विजिट कर सकते हैं नेविगेट प्राइम ऐप को। साथ ही साथ अगर आपको पार्ट ए का कंटेंट चाहिए तो पार्ट ए के लिए आपको सेपरेट कोर्स मिल जाएगा एमपीजी के एंड आईसीटी का, और सफलता बैच जिसके अंदर कंप्लीट आपको पार्ट बी का जो है सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को एक साथ परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर ओवरऑल दोनों ही कोर्सेज पर डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो वो सारे कोर्स भी आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर, iOS पर एंड विंडोज पर अवेलेबल है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप आईटीआई प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको लाइव मिल जाएगा प्रतिष्ठा बैच हमारा। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पर। और टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। कौन सा है हमारा? 1973 है। ठीक है, अब आइए हम बात यहाँ पे करें तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, तो याद रखिएगा ये मैं वैसे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। हमारा एक्ट नंबर कौन सा है? हमारा एक्ट नंबर है 22। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्रमांक जो आपके एक्ट का है वो क्रमांक आपका कितना है? आपका 22 क्रमांक है। ठीक है, 22 आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है? क्रमांक रहने वाला है। ठीक है, सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया था कि ये जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 आपका है, इसके अंदर टोटल हमें जो स्टडी करना है तो इसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स हैं, हमें टोटल कंप्लीट 12 चैप्टर यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, आपको पता है कि हम आपको इंग्लिश मीडियम मतलब कि बाइलिंगुअल के अंदर सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। जो एक लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि लैंग्वेज बैरियर सर है, हिंदी में मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है, इंग्लिश वाले परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए कंप्लीट बाइलिंगुअल यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो अगर हम चैप्टर की यहाँ पे बात करें तो चैप्टर को आप यहाँ पे क्या बोलते हो? चैप्टर को आप यहाँ पे अध्याय बोलते हो। ठीक है, तो कुल हमें 12 चैप्टर इसके अंदर पढ़ना है। टोटल 12 चैप्टर के अंदर 69 सेक्शंस हैं। क्या है हमारी? 69 सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन को धाराएं बोला जाता है। ठीक है, कि कुल हमें 69 धाराएं इसके अंदर पढ़नी है। आगे हम बात करें तो टोटल इसके अंदर 4 शेड्यूल आपको देखने को मिलेंगे और शेड्यूल का मतलब यहाँ पे हो जाता है अनुसूची। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल का मतलब होता है आपका अनुसूची। ठीक है, तो टोटल हमें इस एक्ट के अंदर 12 चैप्टर, 69 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स को स्टडी करना है। ठीक है, सारे एमेंडमेंट्स वगैरह जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है इसके अंदर है प्रिलिमिनरी मतलब कि प्रारंभ। ठीक है, कोई भी एक्ट आपका होता है उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसके अंदर आपको
क्या देखने को मिलता है, आपको प्रिलिमिनरी देखने को मिलता है, मतलब कि उस एक्ट का जो प्रारंभ है वो आपको देखने को मिलता है। तो प्रारंभ की बात करें तो ये हो गया आपका चैप्टर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका चैप्टर। चैप्टर में अगर हम बात करें तो इसको आप क्या बोलोगे, हिंदी की अगर बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा अध्याय वन, ठीक है, ओके लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन अध्याय वन। अध्याय वन मतलब कि प्रारंभिक, प्रारंभ यहां से होता है आपका ये अधिनियम। और सबसे पहला जो सेक्शन है, ठीक है, चैप्टर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, चैप्टर के अंदर आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। तो पहला जो आपका यहाँ पे सेक्शन है उसके अंदर आपको क्या बताया गया है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट के बारे में बताया है। मतलब कि इस एक्ट का लघु शीर्षक क्या है, इसका विस्तार के बारे में बोला गया है, और इसका प्रारंभ जो है वो प्रारंभ आपका कब से हुआ है, ठीक है, प्रारंभ आपका कब से हुआ है। तो ये तीन चीजें जो हैं आपको सेक्शन नंबर वन के अंदर देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे शॉर्ट टाइटल की अगर यहाँ पे बात की जाए तो शॉर्ट टाइटल यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, लघु शीर्षक या शॉर्ट टाइटल की बात की जाए तो इस एक्ट को क्या बोला जाता है, इस एक्ट को बोला जाता है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, ठीक है। तो इस चीज को आपको जो है याद रखना है, इस चीज को आपको याद रखना है। इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो शॉर्ट टाइटल आपका क्या है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो आपको पहली स्लाइड में बता रहा हूं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड रहती है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट फ्रेम हो जाता है। रिसेंटली जो ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एग्जाम आपका हुआ था उसके अंदर भी इसी प्रकार के बहुत सारे एक्ट थे, ठीक है, वहां पे भी आपको डायरेक्टली यहां से जो है क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। उसके अंदर जो भी एक्ट थे ना, तो उसके अंदर जो पहला वाला आपका चैप्टर होता है उस पहले वाले चैप्टर से आपको डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 कहा जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका जो एक्सटेंट है वो एक्सटेंट, तो आप सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं इसको कि ये आपका मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम आपका है, क्या है आपका मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम आपका है, तो इसका एक्सटेंट जो आपका होगा, ठीक है, एक्सटेंट जो आपका होगा तो आपको इसका एक्सटेंट जो देखने को मिलेगा वो आपको होल मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर इसका एक्सटेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंट जो आपका है, एक्सटेंट जो आपका है ये आपको होल एमपी में देखने को मिलेगा, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि कैम इनटू अ फोर्स, ठीक है, कब से ये प्रभावी माना जाता है। तो प्रभावी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट जो आपका है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफिकेशन आपका निकाला जाएगा, इट शैल कैम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन अपॉइंट, ठीक है। तो अब आप इस पॉइंट को समझिएगा, स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन की बात की जा रही, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन आपका होता है ना, ये नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल गजेट के अंदर निकाला जाता है, ठीक है, इसके अंदर निकाला जाता है ऑफिशियल गजेट जो आपका होता है, तो ऑफिशियल गजेट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑफिशियल गजेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे दो पॉइंट आप याद रखना, वैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं मैं आपको एक चीज बताया था कि भैया गवर्नर असेंट की यहाँ पे बात करें तो गवर्नर असेंट जो इसको मिला था वो मिला था 20 अप्रैल 1973 को, ठीक है। क्या मिला था आपका गवर्नर असेंट जो आपको मिला था वो 20 अप्रैल 1973 को यहां पे मिला था। और अगर हम बात करें कि भैया ऑफिशियल गजेट जो आपका है, ऑफिशियल गजेट जो आपका है, इस ऑफिशियल गजेट के अंदर इसको कब लाया गया, तो ऑफिशियल गजेट के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, कैम इनटू फोर्स की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, कैम इनटू फोर्स की अगर बात की जाए तो कैम इनटू फोर्स की बात यहां पर समझिएगा। कैम इनटू फोर्स की अगर हम बात करें
तो ये आपको देखने को मिलेगा 23 अप्रैल 1973। ठीक है, कब देखने को मिलेगा? 23 अप्रैल 1973 को आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो दो डेट आपको यहाँ पे बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, आप इसको याद रखिएगा जब पेपर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन मैच करेंगे। तो देखो आप यहाँ पे मैं आईएमपी लिख रहा हूं इन डेट्स को। ठीक है, इंपोर्टेंट आपकी डेट्स हैं, इन डेट्स को आपको याद रखना है, इन डेट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, ये हमारा सेक्शन नंबर 1 था। अब हम सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 2 के अंदर हमें रिपील एंड सेविंग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? रिपील एंड सेविंग के बारे में बताया गया है। अच्छा, रिपील एंड सेविंग की बात करें तो रिपील को निरसन यहाँ पे बोला जाता है, और सेविंग जो आपका है ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? ये आपका यहाँ पे बचाव हो जाता है। क्या हो जाता है? बचाव आपका हो जाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात यहाँ पे क्या बोला है? एज फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड। ठीक है, जो डेट अपॉइंटेड की यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब कि जो नियोजित तिथि आपकी है, ये आपको क्या देखने को मिलेगा? जो आपका सेक्शन 1 है, इस सेक्शन का जो सब सेक्शन 3 है, तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 का सब सेक्शन जो 3 है, तो सब सेक्शन 3 की नियोजित तिथि जो आपकी होगी वो 23 अप्रैल 1973 आपकी होगी। तो इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे आप चाहो तो डेट मेंशन कर सकते हो कि 23 अप्रैल 1973 की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? 23 अप्रैल 1973 की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या बोला? Here in after in this section and section 3 referred to as the appointed date, the following consequences shall ensure, namely। ठीक है, क्या क्या परिणाम यहाँ पर होंगे? ठीक है, तो उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, समझिएगा। सबसे पहला, ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा? सब सेक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो सब सेक्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिपील ऑफ एनेक्टमेंट, जो अधिनियम है उसके निरसन की यहाँ पे बात की जा रही है। और इन्होंने क्या बोला है कि द लॉ लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल आर रिपील्ड एंड कॉल्ड रिपील्ड एनेक्टमेंट फॉर दिस सेक्शन। ठीक है, मतलब प्रथम अनुसूची के अंदर जो भी आपके उल्लेखित अधिनियम होंगे उनको निरस्त यहाँ पे माने जाएंगे। वो आपकी क्या माने जाएंगे? वो आपके निरस्त माने जाएंगे। कैसे निरस्त माने जाएंगे? और निरस्त माने जाएंगे तो उनको कहा क्या जाएगा? उनको यहाँ पे बोला जाएगा रिपील्ड एनेक्टमेंट। ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा? उनको रिपील्ड एनेक्टमेंट बोला जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे ये बोला है द लॉ लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो आपके लॉ लिस्टेड हैं उसको रिपील्ड यहाँ पे किया गया। उनको क्या किया गया? उनको यहाँ पे रिपील्ड किया गया। रिपील्ड किया गया मतलब कि आप बोल सकते हो निरस्त किया गया। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिपील्ड एनेक्टमेंट बोला जाएगा। ठीक है, दिस सेक्शन ये क्या बताता है? ये रिपील्ड एनेक्टमेंट यहाँ पे बताता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बोला? आगे बोला कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज। किसके बारे में बोला? कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में यहाँ पे बोला। अब कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, विश्वविद्यालयों की निरंतरता की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या बोला? यूनिवर्सिटीज फॉर्म अंडर ओल्ड लॉ। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपकी है और उसको फॉर्म्ड किया गया है ओल्ड लॉ, ठीक है, पुराने नियमों के तहत जो है उसको क्या किया गया है? उसको फॉर्म्ड किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? विल कंटिन्यू अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के तहत वो कंटिन्यू होंगी विद द सेम नेम। उनका नाम जो रहेगा वो नाम सेम रहेगा, हेडक्वार्टर उनका सेम रहेगा, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस जो आपका होगा वो भी आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी सेकेंड शेड्यूल के अंदर। आपको बताया था मैंने कि इस एक्ट के अंदर टोटल 4 शेड्यूल है। टोटल कितने हैं? टोटल आपके 4 शेड्यूल यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना है। कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये आपको सेक्शन नंबर 2 बताता है। कौन बताता है? ये आप देखो, ये आपका सेक्शन नंबर 2 बताता है। तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर क्या बताया जा रहा है? कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, मतलब ऐसे विश्वविद्यालय जो पुराने नियमों के अंतर्गत फॉर्म्ड हुए हैं, पुराने नियमों के अंतर्गत फॉर्म्ड हुए हैं,
वो इस नए एक्ट के साथ कंटिन्यू होंगे, मतलब वो यूनिवर्सिटी नए एक्ट के साथ कंटिन्यू होंगे, लेकिन उनका जो नाम रहेगा वो सेम रहेगा, हेडक्वार्टर रहेगा वो सेम रहेगा, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा। और ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी? ये आपको सेकेंड शेड्यूल के अंदर देखने को मिलेंगी। कहां पर देखने को मिलेंगी? ये आपको सेकेंड शेड्यूल के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे बताया ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से फ्रेम होगा, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे आपको ये मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो थर्ड सबसेक्शन यहाँ पे क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, अब आप एक और चीज समझिए, क्या समझना है, आइए समझते हैं। देखो, जो हमारी पहले की यूनिवर्सिटी होंगी, अर्लियर यूनिवर्सिटी जो होंगी, मतलब जो पुराने लॉ पर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे फॉर्म हुई होंगी, ठीक है, और इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी जो आपकी होगी आ जाती है। ठीक है, तो उसके जो असेट्स होंगे, उसके जो असेट्स होंगे, ठीक है, असेट्स का मतलब हो गया यहाँ पे संपत्तियां। ठीक है, उसकी जो संपत्तियां होंगी, उसकी क्या होंगी? उसकी जो संपत्तियां होंगी, ठीक है, संपत्तियां होंगी। और जो उसकी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? लाइबिलिटीज का मतलब हो गया यहाँ पे दायित्व। क्या हो गया? इसका मतलब हो गया दायित्व। ठीक है, तो ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अर्लियर यूनिवर्सिटीज विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द यूनिवर्सिटी अंडर दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के तहत ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दी जाएंगी। पूर्व विश्वविद्यालय की जो संपत्तियां होंगी, जो दायित्व होंगी, इस अधिनियम के तहत जो आपकी यूनिवर्सिटी आएंगे, विश्वविद्यालय माने जाएंगे, उनको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सबसेक्शन यहाँ पे क्या बोलता है? नेक्स्ट हमारा सबसेक्शन बोलता है कंटिन्यूएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मतलब विधिक कार्यवाहियों की निरंतरता की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अगर मान लो कोई विश्वविद्यालय आपका है, उसके ऊपर ऑन गोइंग केसेस की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ऑन गोइंग केसेस और लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट यूनिवर्सिटी विल कंटिन्यू अंडर द न्यू एक्ट। ठीक है, तो मतलब भैया नए एक्ट के तहत, नए एक्ट के तहत जारी रहेंगी। ठीक है, अगर किसी यूनिवर्सिटी पर कोई लीगल प्रोसीडिंग है या अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोई ऑनगोइंग केस आपका है, तो इस एक्ट के तहत वो आपका क्या रहने वाला है? वो आपका कंटिन्यू रहने वाला है। क्या रहने वाला है? वो आपका कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम बात करें, आगे हम बात करें तो वैलिडिटी ऑफ पास्ट एक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वैलिडिटी ऑफ पास्ट एक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब पूर्व कार्यों की वैधता की यहाँ पे बात की जा रही है। अब पूर्व कार्य जो आपके होंगे, पहले के जो काम होंगे वो क्या होंगे? जैसे वैलिडिटी ऑफ द पास्ट एक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पास्ट एक्शन आपका यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे जो भी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हुए होंगे, जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किए गए होंगे, जो भी डिग्रीज यहाँ पे दी गई होंगी, ठीक है, जो भी आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिए गए होंगे, ठीक है, जो भी प्रिविलेजेस इशूड यहाँ पे किए गए हैं, ये सभी आपके वैलिड होंगे। ये सभी आपके क्या होंगे? वैलिड होंगे, और इनको ट्रीट किया जाएगा इस एक्ट के तहत। ये सभी आपके क्या रहने वाले हैं? ये सभी आपके वैलिड यहाँ पे रहने वाले हैं। सभी क्या रहने वाले हैं? सभी आपके वैलिड रहने वाले हैं, और इनको इस एक्ट के तहत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? और इनको इस एक्ट के तहत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इस एक्ट के तहत इसको माना जाएगा। ठीक है, तो पूर्व में की गई जो भी नियुक्तियां होंगी, आदेश होंगे, डिग्रियां होंगी, डिप्लोमा होगा, प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, ये सब माने जाएंगे आपके किसके तहत? आपके
इस एक्ट के तहत। ठीक है, याद रहेगा इतना। ठीक है, चलो बढ़िया है। और कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोशिश की है कि आपको इस एक्ट की जो लैंग्वेज है अच्छे से समझ में आए। पूरा कंटेंट आपको इसका इसका जो पूरा कंटेंट है ये आपको बाइलिंगुअल इसीलिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही तो आप उसको इंग्लिश में समझें, इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स के लिए आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, कंप्लीट आपको यहाँ पे थ्योरी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप जरूर यहाँ पे जो है विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ यहाँ पे कायदे, अध्यादेश एवं विनियम की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो जो पहले से पहले से जो सारी चीजें लागू यहाँ पे की गई हैं, ठीक है, जैसे स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस जो आपके रहेंगे ये सभी आपके वैलिड रहेंगे। ठीक है, ये सभी आपके क्या रहेंगे, ये सभी आपके वैलिड रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये कब तक वैलिड रहेंगे इस चीज को और जरूर आप मार्क करिएगा, जब तक इस अधिनियम के विपरीत ना हो। अगर इस अधिनियम के वो विपरीत हो जाएंगे ना तो फिर उनको अनवैलिड बोल दिया जाएगा। ठीक है, अगेंस्ट की बात की जा रही है। अगर इस एक्ट के अगेंस्ट अगर कोई चीज जाती है तो फिर वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो फिर क्या नहीं होगा, तो फिर वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। अदरवाइज इनको क्या किया जाएगा, अदरवाइज इनको वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज क्या किया जाएगा, अदरवाइज इनको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉय की, यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉय की बात करते हैं, कर्मचारियों की निरंतरता की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात होती है कि भैया जो भी एम्प्लॉय आपके हैं, ऑल एम्प्लॉय वर्किंग अंडर द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज, जो भी एम्प्लॉय आपके हैं जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के अंदर वर्किंग है, ठीक है, बिफोर द अपॉइंटमेंट डेट, ठीक है, will continue as employee under this act with the same service condition unless changed as per the act। ठीक है, ऑर्डिनेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भैया पूर्व में जो भी एम्प्लॉय होंगे जो कि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर काम कर रहे होंगे, जो आपकी अपॉइंटमेंट डेट है बिफोर द अपॉइंटमेंट डेट, वो सेम एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे इस एक्ट के तहत। कोई भी इसमें बदलाव जो है नहीं किया जाएगा। ठीक है हाँ, अगर अधिनियम के अंदर कोई चीज में बदलाव आता है तो फिर यहाँ पे जो है वो बदलाव किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो है वो क्या किया जाएगा, फिर यहाँ पर जो है बदलाव किया जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलो आगे हम बात करें, तो आगे हमारा आता है ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड पेपर्स। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड पेपर की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑल रिकॉर्ड्स जो आपके होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके जो होंगे, पेपर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज जो आपके होंगे, आपको पता है बहुत सारे पेपर्स आपको यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके सभी ट्रांसफर्ड हो जाएंगे। जो भी यूनिवर्सिटी आपकी इस एक्ट के तहत स्थापित किए गए होंगे तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसके अंदर वो निहित आपके हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा इसमें बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर ऑफ यूनिवर्सिटीज विल ट्रांसफर टू द यूनिवर्सिटीज डीम्ड टू द एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक। अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप यहाँ पे जो है पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, आगे हमें देखने को मिलता है ट्रांजिटरी प्रोविजंस। ठीक है, ये हमारा थर्ड सेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर थर्ड सेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ट्रांजिटरी प्रोविजंस। अब ट्रांजिटरी प्रोविजंस की अगर बात करें तो सिंपल सी बात यहाँ पे समझिएगा, इसके अंदर कौन कौन सी बातें, मतलब नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है समझिएगा। सबसे पहले ये इंपोर्टेंट आपका यहाँ पे रहेगा पॉइंट, यहाँ पे क्या बोला है कि द कुलपति इन ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द अपॉइंटेड डेट
shall continue in office for the term prescribed under the respective repealed enactment। ठीक है, तो जो भी है कि भैया कुलपति जो आपका यहाँ पे रहेगा, जो आसीन यहाँ पे कुलपति है, नियुक्ति तिथि के पूर्व पद की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इससे संबंधित जो भी आपके अधिनियम होंगे, तो यही बोला है कि द कुलपति इन ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द अपॉइंटेड डेट, अपॉइंटमेंट डेट के पहले, सेल कंटिन्यू इन ऑफिस, वो ऑफिस कंटिन्यू करेगा, टर्म प्रिस्क्राइब अंडर द रिस्पेक्टिव रिपील्ड एनेक्टमेंट। ठीक है, रिपील्ड एनेक्टमेंट अभी मैंने आपको बताया था कि रिपील्ड एनेक्टमेंट आपका क्या होता है। ठीक है, तो रिपील्ड एनेक्टमेंट के तहत जो है, अंतर्गत जो है, तो जो भी निर्धारित अवधि यहाँ पे होगी, जो भी इसकी निर्धारित अवधि यहाँ पे होगी, जो भी टर्म्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड की जा रही हैं, उसके तहत अपने पद पर बने रहेंगे। कुलपति जो होंगे वो अपने पद पर क्या होंगे, वो अपने पद पर यहाँ पर बने रहेंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात यहाँ पे समझिए, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आपका है, क्वेश्चन बन सकता है। कुलपति की बात करें तो कुलपति एज हैज अटेंड द एज ऑफ 64 ईयर्स, ठीक है, और बिफोर द अपॉइंटमेंट डेट शेल कंटिन्यू इन ऑफिस फॉर सच पीरियड एज द कुलाधिपति may by order specify, but such period shall not exceed the remainder of his term under the repealed enactment। तो सिंपल सी बात क्या है, हाँ, कहने का मतलब ये है कि भैया कुलपति जो है उसकी जो अपॉइंटेड डेट होगी, कुलपति की क्या होगी, कुलपति की जो अपॉइंटेड डेट आपकी होगी, या फिर उनकी जो एज है, वो एज कितनी हो जाए, यहाँ पे उनकी जो एज है वो एज कितनी हो जाए, 64। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात की है, अटेंड द एज ऑफ 64 ईयर्स ऑन और बिफोर द अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट का मतलब यहाँ पे हो गया है नियुक्ति तिथि। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया नियुक्ति तिथि। ठीक है, एक तो ये बात हो गई है। दूसरा यहाँ पे हो गया है, 64 वर्ष आयु। क्या हो गया है, 64 वर्ष आयु यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो कुलाधिपति जो आपका यहाँ पे हो गया, कुलाधिपति द्वारा आदेश जो आपका रहेगा, ठीक है, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, शेष कार्यकाल से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु यह अवधि जो यहाँ पे होगी निरस्त अधिनियम के अंतर्गत शेष कार्यकाल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बाई ऑर्डर स्पेसिफाई बट सच पीरियड शैल नॉट एक्सीड द रिमाइंडर ऑफ हिज टर्म अंडर द रिपील्ड एनेक्टमेंट। ठीक है, तो रिपील्ड एनेक्टमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और याद रखिएगा ये रिपील्ड एनेक्टमेंट आपका यहाँ पर इंपोर्टेंट रहेगा, किस सेक्शन के तहत था और इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्लियर, आई बात समझ में। चलो आगे हम बात करें तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटी आपका है, जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटी है, कमिटीज है, वो आपकी यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, वो आपकी यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगी। नए अधिनियम जो आपका रहेगा अंटिल रिकंस्ट्रक्शन अंडर द न्यू एक्ट, ठीक है, के अनुसार पुनर्गठन तक कार्य करेंगी। जब तक कि पुनर्गठन नहीं होता है तब तक आपका कार्य करेंगी, लेकिन यहाँ पे इनका जो टर्म रहेगा, ठीक है, इनका जो टर्म रहेगा वो क्या नहीं होना चाहिए, वो 1 साल से अधिक नहीं होगा। वो टर्म जो आपका होगा वो क्या नहीं होगा, वो आपका 1 साल से अधिक यहाँ पर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वो आपका 1 साल से अधिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 1 साल से अधिक नहीं होगा, बट नॉट फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज आपकी यहाँ पे रहेंगी, जो आपकी कमिटी रहेंगी, वो सब आपकी क्या रहेंगी, वो सभी आपकी यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगी। वो सभी आपकी क्या रहेंगी, वो सभी आपकी कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, चलो आगे हम बात करें, यहाँ पे आगे हम बात करें तो ये हमारा थर्ड सबसेक्शन आता है। थर्ड सबसेक्शन हमारा यहाँ पे क्या बोलता है कि लाइफ मेमोरेबल बिल
सीज आफ्टर द पीरियड मेंशन इन क्लॉज 2, क्लॉज 2 जो आपका रहेगा अनलेस कंटिन्यू अंडर दिस एक्ट। अब देखो यहाँ पे जो क्लॉज आपका यहाँ पे बोला है, ठीक है, क्लॉज जो इन्होंने बोला है कि क्लॉज सेकंड जो आपका यहाँ पे रहेगा, इस क्लॉज सेकंड में क्या बोला कि 1 साल से ज्यादा यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, 1 साल से ज्यादा यहाँ पे नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है, लाइफ मेंबर का यहाँ पे मतलब क्या होता है, लाइफ मेंबर का मतलब क्या होता है, लाइफ मेंबर का मतलब होता है आजीवन सदस्य। क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है आजीवन सदस्य, ठीक है। तो आजीवन सदस्य जो आपके होंगे, तो अवधि के बाद ये सदस्य नहीं रहेंगे, मतलब 1 साल के बाद ये सदस्य यहाँ पे नहीं रहेंगे, जब तक कि इस अधिनियम के तहत आपका क्या नहीं हो जाए, अधिनियम के तहत जारी ना रखे जाए, ठीक है। मतलब एक नए अधिनियम के द्वारा यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, पुनर्गठन होना चाहिए। तो जब तक कि पुनर्गठन नहीं हो जाएगा तब तक वो आपके सदस्य नहीं रहेंगे इस अवधि के बाद, मतलब कि 1 ईयर के बाद यहाँ पर नहीं रहेंगे। क्लियर, ठीक है। चलो, अब हमारा जो एक्ट है उस एक्ट का जान, ठीक है, मतलब कि डेफिनेशंस। अगर हमें किसी भी एक्ट को अच्छे से समझना है, अगर हमें किसी भी एक्ट को बहुत अच्छे से समझना है, तो उसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशंस मतलब कि परिभाषाएं क्लियर हैं, तो वो एक्ट को आप बहुत आसानी से अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक्ट का जो जान होती है ना, वो डेफिनेशंस होती है, ठीक है। तो डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डेफिनेशंस के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया जाता है इस एक्ट के अंदर। आगे चल के हम जो भी एक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी हम सेक्शंस पढ़ेंगे, वहां पे इन शब्दों का यूज किया जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बहुत सारी आपको डेफिनेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन जो है रहने वाला है, डेफिनेशन वाला। और ये आपका बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है बोर्ड ऑफ स्टडीज, ठीक है। आपको जो भी चीजें यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूंगा, जहां पे मैं आईएमपी चीजों को मार्क करूंगा, ये चीजें आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, बिल्कुल नहीं आपको छोड़ना है, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ स्टडीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो बोर्ड ऑफ स्टडीज का मतलब होता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज का यहाँ पे मतलब होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो आपका विश्वविद्यालय रहेगा, विश्वविद्यालय रहेगा, उस विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अध्ययन, अध्ययन मंडल, ठीक है। अब जैसे ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, तो इसको आप हिंदी में समझ सकते हो, इसको आप क्या समझ सकते हो, इसको आप हिंदी में समझ सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अध्ययन मंडल आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका अध्ययन मंडल आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आप बात करिएगा, तो आगे आपको जो डेफिनेशंस देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। इसकी डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी, अगली डेफिनेशंस आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की देखने को मिलेगी। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर हम बात करें, तो सिंपल सी बात है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब आपकी है, इसको कहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। आप बहुत सारी जगह पे आप इसको पढ़ते हो, बहुत सारी जगह पे आप जो है इसको पढ़ते हो। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आपकी है, इसको स्पेसिफाई कहां पर किया गया है, इसको स्पेसिफाई कहां पे किया गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू दिस स्टेट अंडर द आर्टिकल, अंडर द अंडर द आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उस संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 342 के अंतर्गत, 342 के अंतर्गत जो है अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये
बन सकता है। ठीक है, अब आप देखोगे शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है शेड्यूल्ड कास्ट जो आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो आपके किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है? आर्टिकल नंबर अगर बात की जाए तो आर्टिकल 341 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट को कहां पे स्पेसिफाई किया गया है? शेड्यूल्ड कास्ट को स्पेसिफाई किया गया है आर्टिकल 341 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर यहाँ पे क्या बताया गया है? शेड्यूल्ड कास्ट को। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? हाँ, ये डेफिनेशंस जो आपकी हैं इंपोर्टेंट, आपकी यहाँ पे डेफिनेशंस रहेंगी, आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो इसी का अगर हम थर्ड ए की बात करें तो इसको क्या कर दिया गया है? इसको डिलीट कर दिया गया है। इस एक्ट से इस डेफिनेशन को क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद एम्प्लॉय की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कर्मचारी। ठीक है, एम्प्लॉयर नहीं बोल रहे हैं, एम्प्लॉय की यहाँ पे बात की जा रही है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका कर्मचारी। ठीक है, तो आप कर्मचारी किसको बोला गया है इस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत कर्मचारी किसको बोला गया है? तो कर्मचारी किसको बोला है? इन्होंने बोला है एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय यूनिवर्सिटी। कोई पर्सन को अगर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, किसी पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है, किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी के द्वारा। एंड आप याद रखिएगा इसके अंदर टीचर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है, साथ ही साथ अदर स्टाफ को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, तो वो एम्प्लॉय यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, तो भैया विश्वविद्यालय के द्वारा जो किसी व्यक्ति की यहाँ पे नियुक्ति होगी, इसमें शिक्षक भी हो सकते हैं और अदर स्टाफ भी आपका यहाँ पे क्या हो सकता है? सम्मिलित हो सकता है। उसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है जाएगा? उसको कर्मचारी मतलब कि एम्प्लॉय यहाँ पर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उसको एम्प्लॉय यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करें तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में आपको देखने को मिलेगा। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको हिंदी में समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको बोला जाता है कार्यकारी परिषद। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की जो कार्यकारी परिषद होती है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मींस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपको पूरा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ये आपको पूरा जो है ये पूरा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये पूरा आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रकार से जो है वो ऑप्शन देगा आपको क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर इसी प्रकार से आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिएगा आगे आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आगे आपको देखने को मिलेगा कुलपति। ठीक है, कुलपति का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सी बात है, कुलपति का मतलब यहाँ पे हो गया विश्वविद्यालय के कुलपति से। कुलपति का मतलब क्या हो गया? कुलपति ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, कुलपति का मतलब क्या हो गया? कुलपति का मतलब हो गया कुलपति ऑफ यूनिवर्सिटी। और आप सहायक कुल सचिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ याद रखिएगा, ये भी आगे आपको डेफिनेशन देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं। चलो, कुलपति की बात समझ में आ गई। कुलपति का मतलब क्या हो गया? कुलपति ऑफ द यूनिवर्सिटी से यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो अब आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? आगे इन्होंने डिफाइन किया है कुलाधिपति। इसको डिफाइन इन्होंने किया है कुलाधिपति। कुलाधिपति का मतलब क्या हो गया? कुलाधिपति ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने क्या बोला? इसका मतलब इन्होंने बोला कुलाधिपति ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा इसका? इसका मतलब हो जाएगा कुलाधिपति ऑफ यूनिवर्सिटीज। क्या मतलब हो जाएगा इसका? कुलाधिपति ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपका यहाँ पर हो जाएगा मतलब। ठीक है, चलिए बढ़े आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे अगर मैं डेफिनेशन की यहाँ पे बात करूं तो आगे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? आगे देखने को मिलेगा हॉल।
हॉल का मतलब क्या होता है? हॉल का मतलब क्या होता है बताइएगा। हॉल का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? ठीक है, हॉल का मतलब जो है वो आपका क्या होने वाला है बताइए जल्दी से। हॉल का मतलब आओ देखते हैं, हॉल का मतलब यहाँ पे क्या है। हॉल का मतलब यहाँ पे है, हॉल का मतलब यहाँ पे है, ठीक है, विश्वविद्यालय से ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि भैया विश्वविद्यालय से अपन बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है समझिएगा, कैसे डिफाइन किया इन्होंने हॉल को। दैट इज द यूनिट ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। ये चीज आप समझिएगा कि हॉल का मतलब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला यूनिट ऑफ रेसिडेंस। यूनिट ऑफ रेसिडेंस मतलब सिंपल सी बात हो जाती है कि भैया निवास की बात यहाँ पे की जा रही है। संस्था में जो विद्यार्थी आपके होंगे, ठीक है, तो और कॉर्पोरेट लाइफ फॉर द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेसिडेंस या फिर कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड, मेंटेन्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। सिंपल सी बात है, जो विश्वविद्यालय के द्वारा आपको हॉस्टल्स दिए जाते हैं ना, सिंपल सी बात है, हॉस्टल्स भी आप बोल सकते हो ना, यहाँ पे नहीं बोल सकते, आप हॉल बोल रहे हो, तो हॉल का मतलब यूनिट ऑफ रेसिडेंस हो गया। तो यही तो हो गया कि संस्था के जो विद्यार्थी हैं उनकी निवास की यहाँ पे बात की जा रही है, सामूहिक जीवन की इकाई की यहाँ पे बात की जा रही है, जो विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदत्त किया गया है, दिया गया है, उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, उसको यहाँ पे हॉल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उसको यहाँ पर हॉल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हॉल यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, अगर प्रॉपर तरीके से बनाया जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे फॉर्म हो सकता है कि व्हाट इज द हॉल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन भी, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे कंफ्यूजन वाली देखने को मिल सकती है, बहुत सारी चीजें जो है वो कंफ्यूजन वाली जो है आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखिएगा, हॉल की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दैट इज द यूनिट ऑफ रेसिडेंस, ये आपकी यूनिट ऑफ रेसिडेंस रहेगी। कॉर्पोरेट लाइफ फॉर द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो कि कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। किसके द्वारा? कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आपका प्रोवाइडेड होता है। क्लियर? जो भी आपकी यहाँ पे विधियां हैं, जो भी आपके अध्यादेश यहाँ पर हैं, जो भी आपकी रेगुलेशंस हैं, इनका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। इनका मतलब ये होता है कि भैया वर्तमान में, प्रेजेंट में जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, वो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होंगे? मान्य होंगे, यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉलो किए जा रहे होंगे। तो ये वही तो कहलाते हैं, ये वही तो कहलाते हैं जो आपकी विधियां हैं, अध्यादेश हैं, विनियम, विनियम्स आपके हैं, ठीक है। इसको आप विधियां बोलते हो, ठीक है, इनको आप विधियां बोलते हो। अध्यादेश हो गए, ये विनियम आपके हो गए, ठीक है। तो ये सभी आपके जो वर्तमान में प्रभावी होते हैं, वर्तमान में आपके फॉलो किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पे कहलाएंगे, ठीक है। आगे आप देखिएगा, आगे आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी, आगे आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी प्रिंसिपल, आगे आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी प्रिंसिपल। अब अगर हम प्रिंसिपल की यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि भैया जो हमारा कॉलेज है उसका हेड व्यक्ति जो होगा, उसका हेड व्यक्ति जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो प्रिंसिपल कहलाएगा। हेड व्यक्ति जो आपका होगा वो हेड व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो हेड व्यक्ति प्रिंसिपल कहलाएगा। When there is no principal, the person for the time being duly appointed to the act as a principal, जहां पे प्राचार्य का अभाव होगा तो वहां पे उस समय के लिए विधिवत रूप से आप एक प्राचार्य के रूप में नियुक्ति, मतलब ऐसा होता है ना, प्रभार टाइप का दे दिया जाता है ना। तो अगर प्रिंसिपल का अभाव है तो भैया किसी व्यक्ति को आप अपॉइंट करके उसको प्रभार जो होगा वो प्रभार आप यहाँ पर प्रोवाइड करा दोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो आगे हम बात करेंगे स्कूल ऑफ स्टडीज की, ठीक है। जैसे बोर्ड ऑफ स्टडीज की हमने बात की थी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ स्टडीज की। स्कूल ऑफ स्टडीज की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात होती है अध्ययनशाला, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो? स्कूल ऑफ स्टडीज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इसका मतलब हो गया अध्ययनशाला, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशन maintained by the university as place for higher learning and research, स्कूल ऑफ स्टडी। जैसे
आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज जो आपकी होती है, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको बहुत सारे सब सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो वो जो सब सेक्शंस आपके होते हैं ना, लिखा रहता है ना स्कूल ऑफ स्टडीज, ठीक है, जैसे लिखा होगा स्कूल ऑफ स्टडीज, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो किस तरीके से इसको बोल सकते हैं अपन। हाँ, अगर आपके मन में आ रहा है तो आप बता सकते हो, आप बता सकते हो, ठीक है। एकदम से स्कूल ऑफ स्टडी, जैसे स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ बिजनेस, ठीक है, ऐसा अपन एक एग्जांपल यहाँ पे ले लें। स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्कूल ऑफ स्टडीज से मतलब वो छोटे वाले स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्लेस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा स्कूल ऑफ स्टडीज, जो कि मेंटेन आपका यूनिवर्सिटी ही यहाँ पे करता है। किस लिए करता है? तो यूनिवर्सिटी इसके अंदर हायर लर्निंग एंड रिसर्च प्रोग्राम्स जो आपका होता है, उनका जो स्टडी वगैरह होता है, ठीक है, जो भी रिसर्च वगैरह होती है उसके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। एक इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपकी ये बनती है, एक इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपकी ये बनती है, ठीक है, इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपकी बनती है। आप इस चीज को याद रखिएगा, आप इस चीज को क्या करिएगा, आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें तो और भी आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी, जैसे कि कॉलेजेस की यहाँ पे बात की गई है। कॉलेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। इस प्रोविजन ऑफ एक्ट की अगर हम बात करें तो कॉलेज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसी संस्था से यहाँ पे मतलब हो गया, इंस्टीट्यूशन से मतलब हो गया कि भैया जो यूनिवर्सिटी के उपबंध होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं, बोलते हैं ना एफिलिएटेड बाय आरजीपीवी, एफिलिएटेड बाय डीएबीबी, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है ना, मिलता है ना देखने को, ठीक है। तो बस कॉलेजेस वही तो हो गया आपका, कॉलेजेस का मतलब क्या हो गया, जो भैया विश्वविद्यालय के द्वारा अनुरक्षित हो, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट आपका मेंटेन्ड यहाँ पे किया जा रहा है बाय द एडमिटेड टू द प्रिविलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यही तो हो गया आपका कॉलेजेस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अगला जो डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, वो अगली डेफिनेशन आपकी आ जाएगी हेड ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट, इसकी बात हो जाएगी यहाँ पे, हेड ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात हो जाएगी। हेड ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज का हेड है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज का क्या है, हेड है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो महाविद्यालय जो आपका है, ठीक है, कॉलेज जो आपका है, ठीक है, उसमें किसी भी विभाग के अध्यक्ष को आप हेड ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट बोलते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, किसी विभाग के अध्यक्ष को, किसी विभाग के अध्यक्ष को आप क्या बोलोगे, आप हेड ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट बोलोगे। आप क्या बोलोगे, आप हेड ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे आप हेड ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट यहां पर बोलोगे। आगे हम बात करें तो आगे आपका रजिस्टर्ड ग्रेजुएट यहां पे आता है। क्या आता है आपका, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट आपका यहां पे आता है। व्हाट इज द रजिस्टर्ड ग्रेजुएट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे एक्ट के प्रोविजंस है, प्रोविजंस का मतलब यहाँ पे हो जाता है भैया प्रावधान से। तो जो भी हमारे एक्ट के प्रावधान हैं, इस प्रावधान के तहत जो भी ग्रेजुएट आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट मतलब कि आप यहाँ पे बोल सकते हो भैया पंजीकृत स्नातक। इसका मतलब क्या हो गया, पंजीकृत स्नातक। क्या मतलब हो गया, पंजीकृत स्नातक से यहाँ पे मतलब हो गया, ठीक है। तो जो भी भैया इस एक्ट के तहत स्नातक डिग्री जिनके पास है, पंजीकृत है, वो पंजीकृत ही माने जाएंगे। वो क्या माने जाएंगे, वो आपके पंजीकृत ही माने जाएंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक हमने जो पढ़ा है, यहां तक हमने जो पढ़ा है, इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या है या कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आई हो? अगर नहीं आई है तो आपका जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके अंदर मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर भी आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे की जो डेफिनेशंस हैं, आगे के जो चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इस पे आपको
रेगुलर अपडेट्स आते हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको बहुत सारी मिल जाती है, ठीक है, सारी चीजें मिल जाती हैं। और नेविगेट प्राइम ऐप पर आपको कंप्लीट जो है वो आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप विजिट कर सकते हैं नेविगेट प्राइम ऐप को और डेमो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू, क्लास ओवर।